स्टार्ट। ठीक है, टॉपिक जो हमारा था तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग था। अ, मेरी मेरी स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? स्लाइड्स नजर आ रही हैं मेरी? ओके, अच्छा चलें, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर दरमियान में आ, कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक डायरेक्ट माइक पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैट में लिखेंगे तो मुझे नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्लाइड्स खोली हुई है साथ में। ठीक है, अच्छा, हमने जो किया था तो हमने ये मल्टीपल कैच की स्टेटमेंट्स तक का काम कर लिया था पिछली क्लास तक। ठीक है, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स तक का काम कर लिया था। मतलब ये जो है तो अगर आपके पास फर्ज करें एक से ज्यादा एक्सेप्शंस जनरेट हो रही हैं डिफरेंट टाइप की, तो वो हमने कर ली थी। ये इस एग्जांपल से मैं जरा दोबारा गो थ्रू हूँगा क्योंकि ये आगे भी यूज हो रही है। ठीक है, तो मतलब इसके बाद का जो अगला हम इसका सब टॉपिक देखने जा रहे हैं तो उसमें भी यूज हो रही है। तो मैं एक दफा फिर इस एग्जांपल से होके जाना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे पास वही डिवीजन वाले एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश की हुई है कि हमारे पास एक डिवाइडेंड है, एक डिवाइजर है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 रख दी गई, और एक कोशंट है जो कि इनकी डिवीजन से जनरेट होगा। ठीक है, एक इनपुट स्ट्रिंग के नाम से स्ट्रिंग ली हुई है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि द इनपुट स्ट्रीम इज इन द फेल स्टेट। ठीक है, द इनपुट स्ट्रीम इज इन द फेल स्टेट, ये जो है तो साथ में इसके लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ट्राई में देखें, ट्राई में क्या चीजें हैं। डिवाइडेंट एज एन इनपुट लिया जा रहा है, डिवाइजर एज एन इनपुट लिया जा रहा है। चेक किया जा रहा है कि डिवाइजर अगर जीरो है तो थ्रो कर दो डिवाइजर को। ठीक है, नीचे जो है तो हमारे पास फिर यहाँ से डिवाइजर थ्रो होगा। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट कैच देख लें, यहाँ पे इंट एक्स जो है तो कैच की स्टेटमेंट लिखी है कि डिवीजन बाय एक्स अगर आप करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एल्स इफ में इफ डिवाइजर इज लेस देन जीरो, तो नेगेटिव पे भी लेट से हम एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं जो कि होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में आपके पास अगर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, मगर लेट से हम करना चाहते हैं तो अगर फर्ज करें नेगेटिव वैल्यू आती है आपके पास, तो उस केस में आप एक स्ट्रिंग थ्रो करना चाह रहे हैं नेगेटिव डिवाइजर के नाम से। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने कैच की स्टेटमेंट लिखी है वो यहाँ पे ये स्ट्रिंग एस है। ठीक है, कैच में ये जो स्ट्रिंग एस लिखा हुआ है तो इसमें आपके पास लाइन नंबर 21 लिखा हुआ आ जाएगा और साथ में जो स्ट्रिंग आपने थ्रो की होगी वो आ जाएगा। तो वो बेसिकली यहाँ से नेगेटिव डिवाइजर ही प्रिंट होगी। अगर फर्ज करें सी इन नहीं हो पाता, ठीक है, सी इन नहीं हो पाता, ये नॉट सी इन का मतलब ये है कि सी इन आपका फेल हो जाता है किसी भी सूरत में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके पास थ्रो कर देगा किस चीज को, इनपुट स्ट्रिंग को। तो इनपुट स्ट्रिंग ऊपर हमने देखी है कि क्या लिखा हुआ है, द इनपुट स्ट्रीम इज इन द फेल स्टेट। ठीक है, तो ये सिंपल प्रिंट हो जाएगा। इसकी भी चूंकि ये भी स्ट्रिंग ही थ्रो कर रहा है तो ये इसी कैच के पास आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर फर्ज करें इनमें से कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई भी मसला नहीं होता, तो हम डिवाइड कर लेते हैं और क्वेश्चन को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर ये वाली थ्रो स्टेटमेंट, ये जो डिवाइजर वाली थ्रो की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये जाएगा ये इंट वाले कैच के पास। ठीक है, अगर ये लेस देन जीरो वाली थ्रो की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि नेगेटिव डिवाइजर स्ट्रिंग थ्रो कर रहा है, तो वो जाएगा इस कैच के पास। इसी तरह से अगर ये नॉट सी इन वाला इफ स्टेटमेंट ये अगर ट्रू होगी, मतलब इनपुट आपका जो है तो ठीक नहीं दिया होगा, ठीक है, तो उस केस में जाएगा आपके पास ये स्ट्रिंग वाले ही उसमें। ठीक है, तो ये 3 दफा हमने रन करके इसे चेक किया था कि 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया। उसके बाद 6 को 0 पे किया तो आपके पास क्या थ्रू हुआ, ये डिवाइजर थ्रू हुआ जो कि 0 है, तो वो डिवीजन बाय 0 प्रिंट कर रहा है जो कि यहाँ से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने इंटर डिवाइडेंट जब किया था तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था कि मैंने डिवाइडेंट में फुल स्टॉप एंटर कर दिया था जो कि असल में मुझसे इंट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो क्या करेगा, आपका सी इन फेल हो जाएगा। सी इन फेल होगा तो ये क्या करेगा, ये इनपुट स्ट्रिंग को वो करेगा, ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इसको प्रिंट करेगा जो कि है द इनपुट स्ट्रीम इज इन द फेल स्टेट। तो यहाँ पे देख ले, द इनपुट स्ट्रीम इज इन द फेल स्टेट, ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि एक ट्राई के ब्लॉक के साथ दो कैच की स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, एक जो है तो स्ट्रिंग को कैच कर रहा है, दूसरा जो है तो इंट को कैच कर रहा है। अब होता क्या है कि बाज औकात आपके पास इस तरह से होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, आप मतलब यहाँ पे तो हम देखें, अगर इस प्रोग्राम को मैं देखूं तो इधर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक हमारे पास इंट टाइप का थ्रो हो सकता है और एक हमारे पास जो है तो स्ट्रिंग की टाइप का थ्रो हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइप की मेरे पास एक्सेप्शन आएगी, या आप ऐसे करना चाहते हैं कि मल्टीपल टाइप की एक्सेप्शंस को एक ही कैच से वो करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं। अब जैसे लेट से इधर देखें कि एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्रो हो रही है यहाँ पे, और एक जो है तो इंट थ्रो हो रहा है, तो मैं अगर चाहूं कि इन दोनों के लिए मेरे पास एक ही कैच का ब्लॉक हो, तो वो इस केस में अगर मैं टाइप स्पेसिफाई करूंगा तो नहीं कर सकता। अगर इंट लिखता हूं तो स्ट्रिंग वाला उसके पास नहीं जाएगा, अगर स्ट्रिंग लिखता हूं तो इंट वाला उसके पास नहीं जाएगा। तो इस केस में जो है तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि आप मल्टीपल टाइप के थ्रोस को, मल्टीपल मतलब जो थ्रो हो रहा है उसमें अगर डिफरेंट टाइप्स यूज हो रही हो, उसको एक ही कैच से हैंडल करना चाहते हैं, या मल्टीपल एक्सेप्शन को एक ही कैच से हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, आप कैच यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। अ कैच स्टेटमेंट कैन आल्सो फोर्स टू कैच ऑल एक्सेप्शन इंस्टेड ऑफ अ सर्टेन टाइप अलोन। तो आप अगर जनरलाइज कैच लगाना चाहते हैं कि वो तमाम की तमाम एक्सेप्शन को कैच कर सके, तो आप लिखेंगे कैच, और उसका जो जहां पे आप टाइप लिखते हैं, मतलब इसके पैरामीटर की लिस्ट में आप क्या करेंगे कि ये 3 दफा डॉट लगा देंगे, ठीक है, ये फुल स्टॉप्स हैं असल में, ठीक है, ये डॉट डॉट है 3 दफा, तो ये आप लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये फिर किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को कैच कर सकेगा। एक बात आपने ये याद रखनी है कि कैच की जो स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो किस तरह से डील होती है, मतलब यहाँ से हुआ थ्रो डिवाइजर, ठीक है, तो ये जाएगा ट्राई से निकल आएगा, ट्राई के बाद आपके पास कैच का ब्लॉक आएगा ना, तो पहली कैच पे जाके देखेगा कि इसके साथ टाइप मीट होती है कि नहीं मीट होती, ठीक है, तो अगर इसके साथ इसकी टाइप मिलती है, ठीक है, मतलब यही इधर से तो इंट थ्रो हो रहा है ना, तो अगर इसके साथ टाइप मिल जाती है तो ये इस कैच को एग्जीक्यूट कर लेगा, और फिर इन तमाम के तमाम कैचेस के बाद की जो स्टेटमेंट होगी तो उधर आएगा, ठीक है। इसी तरह ये स्ट्रिंग वाला जब थ्रो होगा तो ये जाएगा सबसे पहले ट्राई से निकल के पहले कैच के पास, इसके साथ टाइप मैच करेगा, तो स्ट्रिंग की इसके साथ टाइप मैच नहीं होती, ठीक है, तो ये आएगा नेक्स्ट कैच पे, इसके बाद इसके साथ चेक करेगा, इसके साथ इसकी मैच होती है तो ये इसको इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कैच के ब्लॉक्स जो है तो आपके पास हर एक कैच जो है तो चेक होता है। तो अगर फर्ज करें एक कैच मैच हो गया, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल पहला ही मैच हो गया, तो नीचे वाले चेक नहीं होंगे, ठीक है, तो नहीं नीचे अगर कहीं पे वो होगा तो नीचे वाले चेक नहीं होंगे, ठीक है। अगर फर्ज करें सारों में नहीं मिला, सबसे आखिर में आके मिला, तो आखिर वाला मैच होगा, और अगर किसी में नहीं मिला तो आपका प्रोग्राम फिर एबनॉर्मली टर्मिनेट लाजमी होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि तमाम की तमाम एक्सेप्शंस को इस कैच के थ्रू कैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि थ्रो में कुछ भी लिखा हो वो इसी कैच के पास आएगा हमेशा, ठीक है। तो अब यही एग्जांपल जो हमने की थोड़ी देर पहले, तो वही देख लें, मेन में हमारा सारा का सारा जो ट्राई के ब्लॉक में है वो सारा का सारा वही कोड है, ठीक है। उसके बाद ट्राई का ब्लॉक जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, तो इन तीनों थ्रोस के लिए, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग वाली थ्रोस हैं, तो ये तो एक ही कैच के पास जा रही थी, मगर इन तीनों थ्रोस के लिए अभी एक ही कैच की स्टेटमेंट लिखी है, जिसमें देख लें आपके पास जो है तो सिर्फ 3 डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आप देखें तो सिर्फ और कुछ नहीं है, जहां पे हम पैरामीटर देते थे इसका, ठीक है, कि इस टाइप का थ्रो है, ठीक है, वहां पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं, तो इन डॉट्स का मतलब ये है कि ये किसी टाइप की एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो आप देखें, चाहे आप यहाँ से डिवाइड बाय 0 करें तब भी ये एक्सेप्शन अकर जो है तो प्रिंट करेगा, चाहे आप डिवीजन में नेगेटिव वैल्यू दें तब भी ये एक्सेप्शन अकर जो है तो प्रिंट करेगा, चाहे आप आपका इनपुट फेल्ड स्टेट में हो तो तब भी ये यही स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, तीनों केसेस में, ठीक है। तो इसका मतलब देखें, इसका एक फायदा ये हो सकता है कि आप मल्टीपल जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको एक साथ हैंडल कर सकते हैं, एक ही कैच में मल्टीपल कैचेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये जो सोल्यूशन इसके अंदर आप लिखेंगे, ठीक है, हमने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट की है ना, इधर आप हो सकता है जो है तो दोबारा उससे डिवाइडेंड का जो है तो इनपुट मांग लें डिवाइजर का, ठीक है, दोबारा मांग ले उससे, तो उस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, और इधर फिर दोबारा डिवीजन कर लें आप, ठीक है, इस तरह से भी किया जा सकता है। मगर मसला ये है कि यहाँ पे चूंकि ये कैच ऐसा लगा हुआ है जो कि मल्टीपल चीजों को देख रहा है, ठीक है, नेगेटिव को भी देख रहा है, 0 को भी देख रहा है, और दूसरी बात ये कि अगर इनपुट नहीं हो पाता तो उसको भी देख रहा है। तो इनपुट किसका नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइडेंड भी इनपुट हो रहा है और डिवाइजर भी इनपुट हो रहा है, तो इनमें से अगर कोई भी फेल हो जाता है, ठीक है,
तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फेल हुआ है? दूसरी बात ये कि आपको ये भी पता नहीं है कि मैं जीरो की वजह से यहाँ पे आया हूँ। तो इधर फिर तमाम के तमाम के लिए आप जनरलाइज सोल्यूशन लिखते हैं, जो कि इस केस में ये है कि एन एक्सेप्शन डकर्ड, उसे सिर्फ आपने बता दिया है कि कुछ मसला हुआ है, इस वजह से आउटपुट आपको शो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर आप जनरलाइज सोल्यूशन देना चाहते हैं तो फिर आप ये चीज यूज करेंगे। अगर आपने स्पेसिफिक देना है तो फिर आप स्पेसिफिक उसके लिए जो है तो कैच के ब्लॉक लगाएंगे, जिस तरह हमने पहले लगाए हुए थे। ठीक है, तो इसके इसके जो है तो अभी हम सैंपल रन देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले वो क्या करता है कि ये देख लें, इंटर द डिवाइडेंड, तो उसने डिवाइडेंड में फुल स्टॉप इंटर किया है, तो असल में ये नॉट सीन वाली इफ की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये इनपुट स्ट्रिंग को थ्रो करेगा। मगर यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, एन एक्सेप्शन अकर्ड। वो किस वजह से? क्योंकि इस कैच के पास जा रहा है, कैच एक ही है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद सैंपल रन 2 में देख लें, उसने 6 दिया और डिवाइजर में 0 दिया, तो फिर कहता है एन एक्सेप्शन अकर्ड। अब इस केस में इसने थ्रो जो है तो ये वाली थ्रो की स्टेटमेंट जो है तो एग्जीक्यूट की है। ये डिवाइजर इक्वल्स टू 0 हमारे पास ट्रू हुआ है। ठीक है, मगर फिर भी यही स्टेटमेंट आ रही है क्योंकि कैच की स्टेटमेंट हमारे पास एक ही है और ये तमाम के तमाम जो है तो उसी के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वो है आपके पास। और इसका प्रोग्राम, एक मिनट, उसमें मैं थोड़ी सी एक चेंज मेरे जहन में अभी आई है, तो उसको जरा देखते हैं। ये इसका प्रोग्राम है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये इसका प्रोग्राम है जो कि लिखा हुआ है। ये देख लें, एक कैच की स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसके थ्रू ये हो रहा है। तो इसको मैं एक मिनट रन जरा कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं असल में चाह ये रहा हूँ, मैं एक और कैच डालना चाह रहा हूँ। तो आप कोई सही इनपुट देते हैं तो वो ठीक जाता है। ठीक है, मैं एक और कैच की स्टेटमेंट यहाँ पे इससे पहले डालना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। इसी कैच से पहले ये जो मैं इसके सामने लिख देता हूँ, फॉर ऑल एक्सेप्शंस। ठीक है, तमाम की तमाम एक्सेप्शन। इसी कैच से ऊपर मैं यहाँ पे एक कैच की स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं कैच की स्टेटमेंट डाल देता हूँ और इस कैच में मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक इंट को कैच करता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं इसको डी बोल लेता हूँ। ठीक है, और मैं इधर क्या करूंगा, इधर प्रिंट करूंगा डिवीजन, जिस तरह पहले किया हुआ था, डिवीजन बाय 0। ठीक है, और या मैं सिर्फ डिवीजन बाय लिख देता हूँ और इधर डी लिख दूंगा तो वो 0 खुद डी से मेरे पास आ जाएगा। एंड लाइन। ठीक है, इसे मैंने वो कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल ये जो कैच था, तो इससे पहले मैंने एक कैच और डाल दिया। ठीक है, ये जो कैच था हमारे पास, ठीक है, जो कि जर्नल तमाम की तमाम एक्सेप्शंस के लिए था, इससे ऊपर मैंने इंट के लिए अलग से कैच डाल दिया। ठीक है, तो इसे जरा मैं चला के देखता हूं और मैं अब क्या करूंगा कि जानबूझ के डिवाइजर में 0 दूंगा और मैं देखता हूं कि कैच कौन सा आपके पास जो है तो वो होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो इसको देखें जरा। अच्छा, मैं डिवाइडेंड देता हूँ 6, डिवाइजर देता हूँ 0। ठीक है, तो हमारे पास अगर वो तमाम की तमाम एक्सेप्शंस के लिए वो जो डॉट 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 के साथ था, अगर वो हुआ तो वो एग्जीक्यूट हुआ, तो वो क्या करेगा, वो हमें कहेगा कि एन एक्सेप्शन अकर्ड। अगर इंट वाला हुआ, जैसे मैंने इंट भेजा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बताएगा कि डिवीजन बाय 0 हो रही है। और ये क्या कह रहा है, डिवीजन बाय 0। ठीक है, ये देख लें, आउटपुट में देख लें, ये कह रहा है डिवीजन बाय 0। अब ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये इस वजह से हो रहा है कि हमने चूंकि इसे पहले डाल दिया। ठीक है, तो अब इंट इंट टाइप की जब भी कोई थ्रो होगी तो वो इस कैच के पास आएगी। ठीक है, वो इस कैच के पास आएगी क्योंकि ये सीक्वेंस में पहले है। ठीक है, तो ये वाला कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सीक्वेंस में आपके पास पहले आ रहा है। ठीक है, ये मैं बता आपको इस वजह से रहा था कि आप ये भी कर सकते हैं कि ट्राई के ब्लॉक में अगर आपके पास एक एक्सेप्शन ऐसी है जिसको आप अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं और बाकी तमाम की तमाम एक्सेप्शन को अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने देखें, इंट के लिए 1 लिखा
और बाकी जितनी भी एक्सेप्शन इधर से जनरेट होंगी उसके लिए मैंने ये वाली कैच की स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। मगर इसमें जरूरी बात यह है कि आप इसके सीक्वेंस को ठीक रखें, ठीक है। जो तमाम एक्सेप्शन के लिए आप कैच लिख रहे हैं जो कि इस तरह के लिखी जाती है, उसको आप आखिर में फिर रखेंगे। वो किस वजह से कि अगर मैं इसको पहले कर दूंगा, ठीक है, ये देख लें, मैं अगर इसको पहले कर देता हूं, ठीक है, इसे मैंने पहले कर दिया और अब मैं इसे रन करता हूं, हाँ, तो देखें, एक तो खैर एक मिनट मैं देखता हूँ ये मुझे रन करने देता है कि नहीं देता, ठीक है। तो अगर नहीं देता तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, हाँ ये नहीं कर रहा, ठीक है। देखें ये अब कर क्यों नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ। चूंकि ये वाला कैच, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसकी अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती, क्योंकि कोई भी थ्रो की स्टेटमेंट जब आएगी तो वो सबसे पहले इस कैच के पास आएगी, ठीक है। इस कैच के पास आएगी और ये कैच क्या करेगा कि उसे हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये तमाम एक्सेप्शंस के लिए है। तो नीचे तो ये कभी आएगा ही नहीं, तो ये लिखने की फिर यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप फर्ज करें कोई ऐसी स्टेटमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि तमाम के तमाम एक्सेप्शन के लिए है और आप चाहते हैं कि कोई और एक्सेप्शन अलग से भी मैं हैंडल करूं, तो उसको फिर जो तमाम की तमाम एक्सेप्शन के लिए जनरल केस है उसको फिर आप अलग रखें, ठीक है, उसको फिर आप नीचे रखें और जो स्पेसिफिक है उसको ऊपर रखें। अब जैसे इंट के लिए मैंने स्पेसिफिक रखा हुआ है तो उसको मैंने ऊपर रख दिया, तो आपने देखा कि इंट के लिए ये इसको कर रहा था, ठीक है। मतलब जब डिवाइड बाय जीरो हो रहा था तो ये इसको, ये ऊपर वाले कैच को यूज कर रहा था। और सारी एक्सेप्शंस के लिए, मतलब लेट से मैं नेगेटिव अगर देता हूं, ठीक है, तो उसके लिए नीचे को करेगा। अब देखें मैं -1 देता हूं ना लेट से, तो ये देखें एन एक्सेप्शन अकर्ड, ये नीचे वाले को कर रहा है। इसी तरह अगर मेरा इनपुट फेल स्टेट में चला जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी नीचे वाले को करेगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इधर तक क्लियर है ये? यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है जी, क्लियर है, सही। तो ये जो है तो इसका वो है। तो अगर आपने फर्ज करें इस तरह का कैच रखना है और कैचेस के साथ, ठीक है, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैचेस हैं और उसमें से एक ये वाला कैच भी है जो कि तमाम की तमाम एक्सेप्शंस को कैच करता है, तो इसको आप एंड पे रखेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में कैचेस के ये एंड पे आएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके बाद री थ्रोइंग एन एक्सेप्शन पे, ठीक है, कि एक एक्सेप्शन जो है तो आप एक दफा एक जगह से थ्रू होती है और फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो एक किस्म का, ठीक है, आप उसको फॉरवर्ड करते हो बजाय उसके कि उसको खुद हैंडल करें, ठीक है। हैंडलर कैन री थ्रो द एक्सेप्शन कॉट विदाउट प्रोसेसिंग इट। हैंडलर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैंडलर कौन है हमारा, हैंडलर हमारा जो कैच की स्टेटमेंट होती है ना, वो हैंडलर है, ठीक है, वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है, ठीक है। तो थ्रो जो है तो वो ट्राई के ब्लॉक में से होती है और हैंडल उसको कहाँ पे किया जाता है, वो उसको जो है तो हम उसमें करते हैं, कैच के ब्लॉक में करते हैं। तो कोई भी कैच का ब्लॉक, ठीक है, कैन री थ्रो द एक्सेप्शन। तो आपके पास कैच के ब्लॉक में से कोई एक्सेप्शन जो वो कैच करता है तो वो दोबारा आगे उसको थ्रो कर सकता है, ठीक है, विदाउट प्रोसेसिंग इट, मतलब उसको प्रोसेस किए बगैर, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है इसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। अगेन रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन क्या होती है कि आपके पास ट्राई के ब्लॉक से एक एक्सेप्शन थ्रो हुई, कैच ने उसको कैच किया, ठीक है, और बजाय इसके कि वो उसको प्रोसेस करे वो उसको दोबारा थ्रो कर देता है, ठीक है, कैच का ब्लॉक उसको दोबारा थ्रो कर देता है, ठीक है, ताकि आगे कहीं उसको हैंडल किया जा सके। दिस कैन बी डन यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट विदाउट एनी आर्गुमेंट्स, ठीक है, बगैर किसी आर्गुमेंट के थ्रो लिख के ये आप करते हैं। तो कैच के ब्लॉक में आप थ्रो लिख देते हो बगैर किसी आर्गुमेंट को यूज किए हुए, ठीक है। तो वही एक्सेप्शन जो कैच के ब्लॉक ने कैच की थी उसी को वो दोबारा थ्रो कर देता है, ठीक है। Here the current exception is thrown to the next enclosing try catch block, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। Every time when an exception is rethrown, ठीक है, जब भी कोई एक्सेप्शन दोबारा थ्रो होती है, it will not be caught by the same catch statements, ठीक है, rather it will be caught by the catch statement outside the try catch block। तो ये अभी एग्जांपल जब आएगी तो उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि
ये जो है तो थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम देखें, हमारे पास डिवाइड का एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि दो वैल्यूज इसे पास करते हैं, दोनों की टाइप डबल है। ठीक है, ये क्या करता है कि x डिवाइडेड बाय y करता है। ठीक है, x y को x को जो है तो y पे डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है इनसाइड द फंक्शन, ताकि पता लगे कि फंक्शन के अंदर आया हुआ है। ट्राई के ब्लॉक में क्या किया कि y की वैल्यू चेक की, अगर y की वैल्यू 0.0 है तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x बाय y हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, थ्रो y हो रहा है, आप y थ्रो कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अगर फर्ज करें इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती तो आप क्या करें, डिवीजन कर लें, और ये देखें x बाय वाई जो है तो प्रिंट कर रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो अगेन दो वैल्यूज हैं x और y। ठीक है, x बाय वाई हम करना चाह रहे हैं, तो अगर y की वैल्यू जीरो होगी तो हम y को थ्रो करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, x बाय वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर फर्ज करें, वो ये देखें ट्राई के ब्लॉक में लिखा हुआ है ना, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्राई के ब्लॉक में लिखी हुई। तो अगर फर्ज करें y की वैल्यू जीरो होती है तो वो थ्रो y करेगा, तो यहाँ पे कैच की स्टेटमेंट में आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमारा कैच क्या क्या कैच कर रहा है, ये डबल कैच कर रहा है, और वहां से हम थ्रो क्या कर रहे हैं, डबल थ्रो कर रहे हैं, तो ये इधर इसको कैच कर लेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कॉट डबल इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि जब ये एक्सेप्शन थ्रो हुई थी तो ये गया कहाँ पे था, सिर्फ इस वजह से ये यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। और इस कैच के ब्लॉक ने इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई कोड नहीं लिखा, और इसने बजाय इसके क्या कर दिया, इसको दोबारा रीथ्रो कर दिया। तो ये जो वो स्टेटमेंट है ना, तो ये वो रीथ्रो करने के लिए। अब देखें यहाँ पे इसके साथ कोई टाइप नहीं लगी, सिर्फ थ्रो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर पीछे जाऊं तो यहाँ पे देखें, here the current exception is thrown to the next try catch block। तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट एक्सेप्शन इसने कैच की होगी ना, जो कि असल में डबल टाइप की एक्सेप्शन होगी, तो वही एक्सेप्शन ये क्या करेगा, ये थ्रो कर देगा आगे। ठीक है, ये थ्रो कर देगा आगे। अब कहां पे थ्रो होगा उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, इधर एंड ऑफ द फंक्शन, तो इधर हमारा फंक्शन एंड हो गया। तो अब हम अपने मेन के पोर्शन में जाते हैं कि मेन में क्या है। अब यहाँ एक बात जो है तो समझने की ये है कि देखें, ट्राई में इधर से ये ट्राई का ब्लॉक है और इधर से कैच का ब्लॉक है। ठीक है, मगर मेरा कैच का ब्लॉक दोबारा वही एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है जो कि मैंने जो है तो यहाँ पे कैच के थ्रू हैंडल, कैच के थ्रू जो है तो कैच की हुई थी। तो चूंकि ये फंक्शन पूरा का पूरा, जब ये फंक्शन रिटर्न होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सेप्शन थ्रो होगी ना। ठीक है, ये एक्सेप्शन इधर से थ्रो हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन जब थ्रो होगी तो असल में इस फंक्शन को फिर कॉल करने के लिए मुझे इसको ट्राई के ब्लॉक में डालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वाला फंक्शन एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और जो कि उसके अंदर हैंडल नहीं हुई। ठीक है, कैच में तो वो जाता है मगर वो दोबारा थ्रो कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन दोबारा थ्रो हो रही है, तो इसको दोबारा हैंडल करने की जरूरत है। तो इस फंक्शन को कॉल करते हुए जब मेन में मैं इसे कॉल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि इसको ट्राई और कैच के ब्लॉक में डाल दूंगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको ट्राई और कैच के ब्लॉक में डाला है, और इसी वजह से यहाँ पे फिर जो है तो कैच के साथ डबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब आप डिवाइड करेंगे तो 10.5 कॉमा 2 जब करेंगे तो ये तो ठीक है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू जीरो नहीं है, इससे तो रिजल्ट आ जाएगा जो भी आना है, 5.25 आएगा। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, मगर दूसरी दूसरी डिवाइड के उसमें देखें, फंक्शन में देखें, आप 20 भेज रहे हैं और साथ में 0.0 भेज रहे हैं, तो इधर से ये एक्सेप्शन जनरेट होगी। सही है, ये थ्रो y करेगा। ठीक है, इधर से क्या होगा कि थ्रो y होगा। ठीक है, ये थ्रो y हुआ तो इधर ये कैच की स्टेटमेंट में आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कैच की स्टेटमेंट में आया तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद जब ये थ्रो करेगा दोबारा ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, यहां से जब ये थ्रो होगी तो अब ये क्या होगा कि इस थ्रो को हैंडल करने के लिए ये इस कैच में आएगा आपके पास, क्योंकि जब फंक्शन रिटर्न होगा ना आपका यहाँ पे, तो इधर एक्सेप्शन होगी। सही है, एक्सेप्शन किस टाइप की होगी, डबल टाइप की होगी, तो ये वाला कैच उसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो इधर से प्रिंट हो जाएगा कि ये डबल में, ये जो है तो मेन में इसने डबल को वो किया हुआ। ठीक है, तो इसको इसके आउटपुट को आप देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले इनसाइड मेन, ठीक है, आपका मेन की जो पहली स्टेटमेंट है वो ये है, तो इनसाइड मेन आपके पास जो है तो आके यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद चूंकि फंक्शन कॉल हुआ 10.5 और 2 के साथ, ठीक है, जो कि वैलिड वैल्यूज थी। ठीक है, ये देख लें, फंक्शन कॉल हुआ है 10.5 और 2 के साथ, तो वो वैलिड वैल्यूज थी, उससे डिवीजन की वैल्यू 5.25 आ गई। सही है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो सिंपल यहाँ पे ये एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, फंक्शन एंड हो गया, ये एंड ऑफ फंक्शन।
ठीक है, अब दोबारा जब ये 20 और 0 के साथ उसे कॉल करेगा, सही है, तो इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन में वो चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि y की वैल्यू 0 है तो एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो ये कैच में आ जाएगा, तो कैच डबल इनसाइड द फंक्शन, तो ये देख लें कॉट डबल इनसाइड द फंक्शन यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो गया है। ठीक है, और यहां से जैसे ही थ्रो होगा तो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन रिटर्न होगा और इधर आपके पास कैच की स्टेटमेंट दोबारा इसे कैच कर लेगी क्योंकि री थ्रो किया हमने वहां से। ठीक है, तो ये इसने क्या प्रिंट कर दिया, कॉट डबल मेन। ठीक है, तो ये देख लें कॉट डबल मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद जब ये कैच की स्टेटमेंट खत्म होगी तो एंड ऑफ मेन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रीथ्रो जो हुआ है वही एक्सेप्शन जो इनिशियली कैच हुई थी, तो वो रीथ्रो कहाँ पे हुई है, वो इधर हुई है आपके पास। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई एक्सेप्शन आप कहीं पे कैच करते हैं और उधर उसको हैंडल नहीं करना चाहते तो आप उसे दोबारा थ्रो कर दें और कहीं और पे उसको हैंडल कर लें। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है तो इसके करने का एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये होगा कि इसको इधर ही फंक्शन के अंदर ही हम हैंडल करें, तो दोबारा थ्रो ना करें। एक तरीका ये होगा कि आप इधर अगर इसे हैंडल नहीं करना चाहते तो आप इसे थ्रो कर दें, तो आगे कहीं जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो वहां पे ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हमसे कैच कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सी प्लस प्लस की एक्सेप्शन की क्लासेस की तरफ। ठीक है, इधर जो ये एक्सेप्शंस की हमने बात की, ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे या इंट थ्रो कर रहे थे या डबल थ्रो कर रहे थे, इस तरह की चीजें थ्रो कर रहे थे। ये आगे जब आप हायर लेवल की लैंग्वेजेस में जाएंगे, हायर लेवल की लैंग्वेजेस में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे आपके पास इसकी असल में बिल्ट इन क्लासेस होती हैं एक्सेप्शंस की। जिस तरह ये डिवाइड बाय जीरो की हमने एग्जांपल बार बार देखी, तो वहां पे जैसे जावा में इसकी अपनी एक क्लास है अरिथमेटिक एक्सेप्शन के नाम से। ठीक है, तो जैसे ही कहीं पे डिवाइड बाय जीरो होता है तो आपको थ्रो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है उस टाइप की एक्सेप्शन को थ्रो कर देता है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको थ्रो कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस, ये मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जिस टाइम स्टार्ट करा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस इस तरह से होती हैं जो कि खुद ब खुद थ्रो होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिसको हमको थ्रो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस केस में जब डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो हम खुद थ्रो करते हैं। ठीक है, हम खुद थ्रो करते हैं ऐसे। ठीक है, मगर कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाती हैं। उन एक्सेप्शंस के लिए सी प्लस प्लस में बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, जिसके अंदर उसकी सारी की सारी डेफिनेशन लिखी है और उन क्लासेस की अपनी एक हायरार्की है, मतलब एक दूसरे से वो इनहेरिट हुए हैं। ठीक है, उसकी ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, मगर उसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें एक्सेप्शंस हैं और उसको आ, उन उन बिल्ट इन एक्सेप्शंस की जो है तो सी प्लस प्लस आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अच्छा, आपके पास एक एक्सेप्शन की क्लास है, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि ये मतलब ये जो यहाँ पे हायरार्की की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है ये हायरार्की ऑफ क्लासेस जो लिखा हुआ है। एक्सेप्शन की एक क्लास है जो कि बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है ऑफ द क्लासेस डिजाइन टू हैंडल एक्सेप्शंस। ठीक है, एक मेन क्लास आपके पास है एक्सेप्शन की। ठीक है, जो कि बेस क्लास है, और उससे फिर बहुत सारी क्लासेस जो है तो एक्सेप्शंस की डिराइव हुई हुई हैं। अच्छा, among others the class contains the function what। अच्छा, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है what के नाम से, जो कि असल में आपको एक्सेप्शन की डिटेल बताता है। ठीक है, कि एक्सेप्शन किस वजह से अकर हुई है, ये क्या हुआ है। ठीक है, तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है what का, जो कि फिर आप यूज कर सकते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये अभी आगे हम एग्जांपल में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि किस चीज की बात हो रही है, मगर ये एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है, जो कि आपको एक मैसेज होता है वो प्रिंट करके दिखाता है। ठीक है, और उस मैसेज के अंदर एक्सेप्शन की डिटेल होती है। द फंक्शन व्हाट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट मैसेज। ठीक है, तो वो मैसेज अभी आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक्सेप्शन की क्लास से जितनी भी क्लासेस डिराइव हुई हैं वो इस वट के फंक्शन को ओवरराइड करती हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग हमने पढ़ा था कि पेरेंट क्लास में अगर कोई फंक्शन हो और वो चाइल्ड क्लास में दोबारा डिफाइन हुआ हो तो इसे हम कहते हैं कि ओवरराइडिंग हो रही है। ठीक है, तो हर एक क्लास के लिए जो है तो अपना अप्रोप्रिएट मैसेज है। ठीक है, तो इसीलिए पेरेंट के वट के फंक्शन को सारी की सारी जो इसकी क्लासेस हैं तो उसने ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास सी प्लस प्लस के एक्सेप्शन की जो
क्लासेस हैं उसकी हायरार्की है। तो यहाँ पे देख लें सबसे टॉप पे आपके पास एक्सेप्शन की क्लास है, ठीक है, और उससे फिर रन टाइम की क्लास जो है तो डिराइव हुई है, उससे लॉजिक एरर की क्लास डिराइव हुई है, फिर रन टाइम से जो है तो ओवरफ्लो एरर है, अंडरफ्लो एरर है, लॉजिक के साथ इनवैलिड आर्गुमेंट है, लेंथ का है, आउट ऑफ रेंज का है। ये आउट ऑफ रेंज की एग्जांपल मैं भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। और इनकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जब आप इन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं, मतलब ये जिन एक्सेप्शंस के लिए क्लासेस बनी है, तो वो एक्सेप्शंस आप खुद थ्रो नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ कैच की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। मतलब इधर तो जब आप डिवाइड बाय जीरो करते हो ना, तो आप कंडीशन लगाते हो कि अगर डिवीजन जीरो पे हो रही है तो आप क्या करो, थ्रो एंड करो, ठीक है। तो इस चीज से हम बच जाएंगे, ये चीज आगे अब नहीं होगी, ठीक है, जब आप ये बिल्ट इन क्लासेस की बात करेंगे तो, ठीक है। अगर आप खुद अपनी कोई एक्सेप्शन लिखते हैं या इस तरह की डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन होती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको थ्रो की स्टेटमेंट खुद लिखनी पड़ती है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये आउट ऑफ रेंज वाली क्लास को यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हमें अंदाजा हो कि अगर हमने बिल्ट इन कोई क्लास यूज करनी है तो वो किस तरह से यूज करनी है, ठीक है। तो ये बाकी जो एक्सेप्शंस हैं तो इनके नाम आप गूगल करके देख लें, तो इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कौन से किस चीज के लिए यूज होते हैं। हम सारे कवर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, हमने एक स्ट्रिंग ली है सेंटेंस के नाम से, ठीक है, और तीन और स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू और स्ट्रिंग थ्री के नाम से। हमने सेंटेंस की स्ट्रिंग में क्या क्या डाल दिया, हमने लिखा टेस्टिंग स्ट्रिंग एक्सेप्शंस और ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है, ठीक है। तो अब एक मिनट इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा हमें साफ नजर आए। अब यहाँ पे देखें, इधर कुछ फंक्शन यूज हुए हैं, अब पता नहीं है आपने यूज किए हुए या यूज नहीं किए हुए, मगर अगर यूज नहीं किए हुए तो भी इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि आसान है, इतना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा, टेस्टिंग स्ट्रिंग एक्सेप्शन, सही है, आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ सी आउट लाइन 6 सेंटेंस डॉट लेंथ। तो सेंटेंस डॉट लेंथ, ये तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग के साथ जब आप लेंथ का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ लगाते हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास आ जाती है। ये तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो हैं तो ये 26 हैं, तो इससे 26 आएगा सेंटेंस डॉट लेंथ जब आप करेंगे। एक और स्ट्रिंग का फंक्शन है हमारे पास सब स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है, सब str के नाम से एक फंक्शन है जो कि क्या करता है कि स्ट्रिंग में से अगर कोई स्पेसिफिक पोर्शन आप उठाना चाहते हैं तो वो आपको वो उठा के देता है, ठीक है। इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक पैरामीटर आपके पास स्टार्टिंग कैरेक्टर होता है कि कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है स्ट्रिंग में, ठीक है, किधर से आपने स्ट्रिंग में से स्टार्ट लेना है, ठीक है, और कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट लेना है और कितने कैरेक्टर रीड करने हैं। तो अब इसने 8 दिया हुआ है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किधर से स्टार्ट करेगा। काउंट करें, ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये यहाँ से ये स्ट्रिंग से स्टार्ट करेगा, स्ट्रिंग एक्सेप्शंस, ठीक है। और 8 से ये स्टार्ट करेगा और 18 कैरेक्टर्स 8 के बाद ये उठाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 से स्टार्ट करे और 5 कैरेक्टर उठाए, तो 5 अगर उठाएगा तो सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अब ये चूंकि 18 कर रहा है तो 18 ये इधर से एस से स्टार्ट होगा और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे ला के से रोक भी हम देख भी लेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्शन जो है तो पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेगा, तो इधर तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें, जब ये स्ट्रिंग 2 लिखा हुआ है तो सेंटेंस डॉट सब स्ट्रिंग 28,10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है 26 कैरेक्टर्स की। ये जब लेंथ इसकी प्रिंट होगी ना तो उस टाइम आपको पता लग जाएगा ये टोटल की स्ट्रिंग जो है तो आपके पास 26 कैरेक्टर्स की है, मगर यहाँ पे आप इसे कह रहे हैं कि 28 से स्टार्ट करो। तो ये क्या कर रहा है कि इसकी लेंथ से बाहर जा रहा है ना, इसकी रेंज से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सब स्ट्रिंग 28,10 लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि 28 से स्टार्ट करो और तुम 10 कैरेक्टर्स रीड करो। तो 10 कैरेक्टर रीड करना तो बात की बात है, 28 जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसकी रेंज से निकल जाएगा। तो आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन ये इधर से थ्रो करेगा, ठीक है। वो जो बिल्ट इन क्लास हमने पिछले उस पर देखी थी, ये वाली आउट ऑफ रेंज की, ये वाली एक्सेप्शन ये थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ये वाली एक्सेप्शन ये कैसे थ्रो करेगा, अब नॉर्मली हम कोई एक्सेप्शन थ्रो करते थे तो हम उस क्लास उस टाइप का वेरिएबल थ्रो कर देते थे, ठीक है।
तो यहाँ पे चूंकि वो ऑटोमेटिकली थ्रो हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देगा। थ्रो की स्टेटमेंट आपको नजर नहीं आएगी, अच्छा इसमें थ्रो की स्टेटमेंट इसमें आपको नजर नहीं आएगी, देखें कहीं पे थ्रो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इधर से एक्सेप्शन आ जाएगी इस लाइन से, सही है। बहरहाल हम देखते हैं, इसके बाद स्ट्रिंग 2 प्रिंट होगा, प्रिंट तो नहीं होगा क्योंकि इधर से एक्सेप्शन आ जाएगी, मगर मैं नीचे की लाइनें समझा रहा हूं कि वो कर क्या रही हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग 2 पे ही लाके ये रुकेगा। स्ट्रिंग 3 में ये क्या कर रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग प्लस सेंटेंस, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ इस सेंटेंस को कंकेटिनेट कर रहा है, ठीक है, और उसको फिर सी आउट कर रहा है, ठीक है। अब देख लें कैच के ब्लॉक में क्या किया हुआ है। अब देखें एक्सेप्शन हमारे पास इधर से जो थ्रो हो रही है वो किस टाइप की है, वो आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आउट ऑफ रेंज यहाँ पे मैंने लिख दिया, एग्जैक्टली इसी तरह से लिखना है क्योंकि ये आपके पास प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। तो अगर नाम में फर्क होगा तो ये फिर कैच नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। तो आउट ऑफ रेंज और आर ई, वो जो ऑब्जेक्ट वहां से वो थ्रो करेगा तो वो इधर आर ई में आ जाएगा। तो ये असल में पैरामीटर का नाम है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास का नेम सेम रहेगा, पैरामीटर का नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो इधर सी आउट में देख लें, इसने ये स्ट्रिंग कुछ प्रिंट की हुई है इन द आउट ऑफ रेंज कैच ब्लॉक, ठीक है। और व्हाट का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि व्हाट का फंक्शन असल में बताता है कि हुआ क्या है, एरर किस वजह से आया है। तो आर ई, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, ठीक है, तो आर ई डॉट वट करके इस क्लास के अंदर वट का एक फंक्शन मौजूद होगा, तो आर ई डॉट वट करके आप जो है तो उसकी डिटेल वो कर सकते हैं। क्योंकि बिल्ट इन क्लास है तो ये वट का फंक्शन पहले से होता है, इसके अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है। तो इसे जब रन करेंगे आप तो आउटपुट को इसके देख लें आप जरा, ठीक है। आउटपुट पे मैं थोड़ा सा जूम इन होता हूं, ये देख लें लाइन नंबर 5 सेंटेंस इज इक्वल टू टेस्ट स्ट्रिंग एक्सेप्शंस, तो ये देख लें ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सेंटेंस की लेंथ कितनी है, 26 है, जो कि इधर प्रिंट हुई, ठीक है। उसके बाद हमने चूंकि ये जो पहली सब स्ट्रिंग उठाई थी तो ये तो वैलिड थी, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्शन इससे प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इसने ये किया कि स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट सब स्ट्रिंग 28,10, तो इधर से आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन थ्रो हुई। जैसे ही थ्रो हुई तो ये थ्रो की स्टेटमेंट पे चला जाएगा, वहां पे देख लें ये कैच ब्लॉक तक तो नॉर्मल स्ट्रिंग है ना, कैच ब्लॉक जहां पे लिखा हुआ है यहाँ तक तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ तक ये नॉर्मल स्ट्रिंग है और ये जो बाकी आउटपुट है बेसिक अंडरस्कोर स्ट्रिंग और इसके बाद का ये सारा का सारा वो फंक्शन वट की वजह से जो है तो आपको नजर आ रहा है। तो वो कह रहा है कि बेसिक स्ट्रिंग है, ठीक है, सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज हुआ है, सही है। पोजीशन की वजह से मसला है, ठीक है, पोजीशन क्या, पोजीशन की वेरिएबल की, तो ये असल में पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन, उसकी वजह से मसला है। आपने 28 दिया हुआ था, ठीक है, मगर इसका साइज कितना है, वो है 26, ठीक है। तो आप आउट ऑफ रेंज इस वजह से जा रहे हैं। इसका साइज कितना है, ये देखें दिस साइज, ठीक है, ये दिस वो दिस का पॉइंटर हमने पढ़ा था ना, तो दिस का साइज कितना है, वो 26 है, और आप पोजीशन क्या दे रहे हैं, 28 दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली टेक्निकल डिटेल आपको दे रहा है कि किस वजह से मसला आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे देख के यूजर को पता लग जाएगा कि असल में साइज का मसला था, ठीक है। तो ये आपके पास जो है तो बिल्ट इन एक क्लास है आउट ऑफ रेंज की। इस तरह ये और क्लासेस भी हैं, इसका भी वो यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम मैं एक मिनट देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास हो, बल्कि होगा इस वजह से एक्सेप्शन की क्लास ये, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वो हो रहा है। तो एक मिनट मैं एक चीज ट्राई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो वो बात जो मैंने कही थी वो ठीक थी, फिर इसका मतलब है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेप्शन की क्लासेस हो गई, ठीक है। इस तरह से और भी क्लासेस हैं जो कि हायरार्की में पिछली स्लाइड पे हमने देखी हैं, ठीक है। तो आगे जाते हैं। अब अगर फर्ज करें आप अपनी एक्सेप्शन की क्लासेस बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से हो सकता है, मतलब आप बना सकते हैं अपनी भी एक्सेप्शन की क्लासेस। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से एक क्लास बनाई बैंक के लिए, ठीक है, एक क्लास बनाई बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। उस क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाता है तो नया बैंक अकाउंट क्रिएट होता है। उसमें
क्या है कि आपके पास लेट से एक वेरिएबल है अमाउंट का, ठीक है, बैलेंस का लेट से वेरिएबल है, और आपके पास फंक्शन है विड्रॉल की, ठीक है, और डिपॉजिट की। तो कोई भी जब पैसे डिपॉजिट करता है तो अमाउंट में वो पैसे ऐड होते जाते हैं, जब विड्रॉल करता है तो उससे माइनस होते जाते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें आपके पास इस तरह के सिनेरियो है कि अकाउंट में है 1,000 रुपए और बंदा आके विड्रॉल में क्या करता है 5,000 लिख देता है। तो अब चूंकि विड्रॉल की अमाउंट आपके पास एक्चुअली बैलेंस से ज्यादा है तो विड्रॉल तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इस केस में आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि फंड आपके पास कम है तो आप अपनी ही एक एक्सेप्शन की क्लास बना सकते हैं इस केस में, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन के नाम से, ठीक है, और उसमें ये सारा काम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल छोटी सी, ये जो डिवाइड बाय जीरो की हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है, तो उसी की एक हम अपनी एक्सेप्शन की क्लास बनाते हैं और उसके थ्रू उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फिर इस तरह के सिनेरियो आते हैं कि आपके पास मतलब एक्सेप्शंस की कुछ खुद से अपनी डेफिनेशन जनरेट हो सकती है, तो आप अपनी क्लास एक्सेप्शन की बना सकते हैं, ठीक है। तो C++ प्रोवाइड्स न्यूमरस एक्सेप्शन क्लासेस टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। तो वो आपको बिल्ट इन क्लासेस तो दे रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए, मगर बाद औकात ऐसे होता है कि इंसान को खुद कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है जो कि उन एक्सेप्शन की क्लासेस से पूरी नहीं होती, तो वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी एक्सेप्शन की क्लासेस बना सकें, ठीक है। तो वो फंक्शनैलिटी जो C++ की अपनी एक्सेप्शन की क्लासेस में नहीं है, तो वो आप खुद इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, कोई भी C++ की क्लास आप बनाए तो उसको एज एन एक्सेप्शन क्लास आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब एक एग्जांपल है, ठीक है, एक ये एग्जांपल करते हैं और एक मैं आपको एक और एग्जांपल है तो खुद इधर कोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि वो क्लास का नाम है डिवीजन बाय जीरो, ठीक है, उसके अंदर एक मैसेज है, ठीक है। इस मैसेज में हम एरर जो है तो डालेंगे, ठीक है, इस मैसेज में हम एरर डालेंगे कि एरर हमारे पास क्या है। तो हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक कंस्ट्रक्टर में जो है तो सिंपल मैसेज में डिवाइड बाय जीरो लिखा हुआ है, दूसरे कंस्ट्रक्टर में वन आर्गुमेंट पैरामीटर है उसका, दूसरा दूसरा कंस्ट्रक्टर वन आर्गुमेंट है, ठीक है, जिसका जिसका पैरामीटर जो है तो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, और वही स्ट्रिंग हम इस मैसेज को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसको पहले जो है तो बस एज अ क्लास देखें, एक फंक्शन हमने लिया व्हाट के नाम से जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और वो इस मैसेज को रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर फर्ज करें इस क्लास को मैं एक्सेप्शन की क्लास कंसिडर करूं, ठीक है, तो एक मैसेज है मेरे पास जिसमें मैं मैसेज दिखाऊंगा यूजर को, इसमें वो मैसेज पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर फर्ज करें इस एक्सेप्शन का इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता तो ये बाय डिफॉल्ट उसमें डिवीजन बाय जीरो डाल देगा। अगर मैं कोई पैरामीटर स्ट्रिंग पास करता हूं तो वो स्ट्रिंग डाल देगा, ठीक है। और अगर फर्ज करें मैंने इसी स्ट्रिंग इस मैसेज को प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं वट के फंक्शन के थ्रू इसको रिटर्न करवा सकता हूं। अब इसके नाम को वट क्यों दिया है, वो इस वजह से क्योंकि एक्सेप्शन की जो क्लासेस हैं उसमें सब में वट ही यूज हुआ है, ठीक है। तो हम चूंकि इसको एज एन एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं तो हम फंक्शन के नाम को इस वजह से चेंज नहीं कर रहे। इधर आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मगर जहां जहां पे एक्सेप्शन यूज होती हैं तो वहां वहां पे जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस है वहां वहां पे तमाम जगहों पे आपके पास तमाम की तमाम क्लासेस में इस तरह के फंक्शन का नाम व्हाट है, ठीक है। तो हम इस वजह से चेंज नहीं कर रहे क्योंकि आपको जब आप एक्सेप्शन यूज करेंगे तो आप इस फंक्शन को बार बार यूज करते रहेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी कि मेरे पास एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट करने के लिए व्हाट का फंक्शन है, तो इसी वजह से हम इसको चेंज नहीं कर रहे, ताकि मतलब फिर आपको याद रखने में आसानी रहे कि फंक्शन का नाम व्हाट ही है, सही है। इस ये वजह है सिर्फ, ठीक है। तो अब हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा डू डिवीजन के नाम से, ठीक है, ये क्या चीज है, ठीक है, ये थ्रो डिवीजन बाय जीरो, इसकी तरफ हम थोड़ी देर में आएंगे, इसको फिलहाल आप इग्नोर कर दें, कंसिडर करें कि ये यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, कंसिडर करेंगे ये यहाँ पे नहीं है। इसकी तरफ मैं जब सारा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद में आऊंगा। आपके पास एक डिवाइडेंड है, एक डिवाइजर है, एक क्वोशंट है, ठीक है। अगेन वही डिवाइजर और डिवाइडेंड आपने यूजर से लिया। अगर डिवाइजर की वैल्यू जीरो है, ठीक है, डिवाइजर की वैल्यू जीरो है, तो अब देखें मैंने डिवीजन बाय जीरो के लिए एक्सेप्शन की क्लास ली है खुद, डिवीजन बाय जीरो। मैं इंट को थ्रो नहीं करूंगा, अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको थ्रो करूंगा, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको थ्रो करूंगा। तो ऑब्जेक्ट मैं कैसे बना सकता हूं, ऑब्जेक्ट देखें नॉर्मली आप कैसे बनाते हैं कि क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है, और साथ में
क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर फर्ज करें आपके पास पैरामीटर पैरामीटर वाला कोई कंस्ट्रक्टर है तो आप पैरामीटर्स भी लगा देते हैं, वरना तो आप ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ देते हैं या ब्रैकेट्स लगाते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखें इसके कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं तो इधर से ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखें इफ डिवाइजर इक्वल्स टू जीरो, अगर डिवाइजर आपके पास जीरो है तो तुम क्या करो, थ्रो डिवीजन बाय जीरो। तो डिवीजन बाय जीरो असल में क्लास का नाम है और हमने इसे एक स्ट्रिंग पास कर दी है, तो इसका मतलब ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये डिवीजन बाय जीरो जो हो रहा है ना, फाउंड डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, तो असल में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये दूसरा जो इसका वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, अगर फर्ज करें डिवीजन बाय जीरो नहीं होती तो नीचे डिवीजन हो जाएगी, सारा कुछ ठीक तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास क्या होगा कि डिवीजन बाय जीरो की जो आपकी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जिसका पैरामीटर में स्ट्रिंग है तो वो ये वाला कॉल होगा। ठीक है, तो आगे जाते हैं। अब मेन में आए, हमने ट्राई और कैच के ब्लॉक लगा दिए। ट्राई में लिखा डू डिवीजन, फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, और कैच में क्या किया, अब चूंकि हम कैच इंट को नहीं कर रहे, हम डिवीजन बाय जीरो को कर रहे हैं। ठीक है, डिवीजन बाय जीरो के ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, तो इधर डिवीजन बाय जीरो क्लास का नाम लिख दिया। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट को जो भी नाम देते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और सी आउट में यहाँ पे क्या लिख दिया, हम चूंकि उस मैसेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं, मैसेज कौन प्रिंट कर रहा है, कौन सा फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है, व्हाट का फंक्शन, तो क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट व्हाट। ठीक है, तो इसको देख लें, एक रन इसका किया हमने तो इंटर डिवाइडेंड 6 डिवाइजर 3। ठीक है, तो 6/3 आपके पास 2 आता है। ठीक है, तो वो तो नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा क्योंकि डिवाइजर की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अब जब आप देते हैं दोबारा, मैंने इसे रन किया। ठीक है, डिवाइडेंड 4 दिया और डिवाइजर 0 दिया। ठीक है, डिवाइडेंड मैंने 4 दे दिया और डिवाइजर 0 दे दिया, तो आपके पास इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। डिवीजन बाय जीरो का जो है तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसको थ्रो कर लेंगे। ठीक है, तो थ्रो डिवीजन बाय जीरो, फाउंड डिवीजन बाय जीरो, तो ये असल में कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है इसके। ठीक है, इधर से ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसका बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और आपके पास जो है तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। एक्सेप्शन थ्रो होगी तो ये फंक्शन आपके पास रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कैच में ये आ जाएगा, कैच में आएगा यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट डॉट व्हाट को ये प्रिंट कर देगा। हमने इधर मैसेज क्या भेजा था, डिवीजन बाय जीरो, तो इसने क्या किया, इन मेन फाउंड डिवीजन बाय जीरो इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, तो ये यहां तक आप मुझे बताएं कि इधर तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। किधर गया ये, इधर तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें। नो सर, अगर आप कहते हैं तो इधर ही मैं यहाँ पे अभी एक और एग्जांपल इसी की, जो एक्सेप्शन की क्लासेस हम खुद क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको खुद लिख के बता देता हूँ। मेरे पास पहले से नहीं लिखी हुई पड़ी हुई, मगर मैं अभी यहीं पे जो है तो एक एग्जांपल क्रिएट करके बैंक की आपको बता सकता हूँ जल्दी से। करूँ कि नहीं मैं, क्योंकि सिर्फ एक ही स्लाइड रहती है, बस हमने 2-3 चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, चलें कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर अब देखें, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। अकाउंट डॉट सीपीपी के नाम से इंक्लूड अच्छा, इधर देखें मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो इस क्लास में क्या होगा, बेसिकली ये किसी भी बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसके मैं प्राइवेट मेंबर्स ले लेता हूँ। लेट से आपके पास देखें अकाउंट में जो है तो आपके पास अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, तो लेट से मैं अकाउंट नंबर ले लेता हूँ।
ठीक है, और हर एक अकाउंट का अपना टाइटल होता है, ठीक है, जो कि असल में नाम होता है बंदे का जिसका अकाउंट होता है, ठीक है। आपके पास अकाउंट टाइटल हो गया, और एक और चीज मैं ले लूंगा बैलेंस के नाम से, ठीक है, तो वो डबल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं सिंपल रखने की कोशिश करूंगा ताकि हम सिर्फ ये देख सकें कि किस तरह से एक्सेप्शन यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी का मैं लेता हूं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे तीन चीजें पास करूंगा, अकाउंट नंबर, ठीक है, टाइटल और बैलेंस, ठीक है। और ये तीन चीजें जो है तो मैं असाइन कर दूंगा इसके अकाउंट नंबर को, ठीक है। और टाइटल में इसे मैं दे दूंगा टी, और बैलेंस में मैं इसे दे दूंगा बी। तो ये तीन चीजें हमारे पास हो गई, ये ऑलरेडी ये असाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी आसानी से। अब वो जो दो फंक्शंस हैं जो मेन मुझे चाहिए, एक उसका है आ, आ, एक विड्रॉल का है और एक मेरे पास डिपॉजिट का है। तो पहले मैं डिपॉजिट का फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। डिपॉजिट के फंक्शन में मैं क्या करूंगा कि मैं कोई अमाउंट दूंगा इसे, ठीक है, मैं कोई अमाउंट दूंगा, और चूंकि ये डिपॉजिट हो रही है तो ये क्या करेगा, सिंपली बैलेंस में इसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डिपॉजिट में यही होता है। अब डिपॉजिट में कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपल आप अमाउंट ऐड कर रहे हो बैलेंस में, तो यहाँ पे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो विड्रॉल है, ठीक है, इसमें भी मतलब अब यहाँ पे आप अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अमाउंट क्या करते हैं कि बैलेंस से माइनस करते हैं, कि बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये अगर फर्ज करें आप भूल गए हो ना, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, ठीक है। और ये जो नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, तो इसका मतलब ये है, ये वैसे भूलना तो नहीं चाहिए मगर अगर भूल गए हो तो ये मतलब है इसका, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर हम ये करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बैलेंस में इतना बैलेंस होना चाहिए कि विड्रॉल के टाइम वो जो वो अमाउंट लिखे, ठीक है, तो वो इससे माइनस हो सके, क्योंकि बैलेंस कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता, ठीक है। नॉर्मल केसेस में बैलेंस नेगेटिव में नहीं जा सकता आपके पास, तो हम इसको नेगेटिव में नहीं जाने देंगे। मतलब ये है कि अगर फर्ज करें वो उसके पास बैलेंस में 1000 रुपए हैं तो वो 1500 ना निकाल सके, ठीक है। तो इधर यूजुअली आप फिर क्या करते हैं कि चेक लगाते हैं कि इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट, ठीक है, तो तब तुम उसे ये करने दो, वरना तो ना करने दो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, एक मिनट मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, लेट से। अदरवाइज आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि इनसफिशिएंट बैलेंस, लेट से, ठीक है, आप ये प्रिंट कर देते हैं। मगर हम ये चाह रहे हैं इस केस में कि हम ये प्रिंट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्शन लिखेंगे इसके लिए, कि जब बैलेंस हमारे पास अमाउंट से कम हो, ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर नहीं होगा तो कम होगा जब ये एल्स में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें कि बजाय इसके कि ये चीज प्रिंट करें, इधर से हम एक्सेप्शन थ्रो करें, इधर से हम क्या करें, एक एक्सेप्शन थ्रो करें। तो अब एक्सेप्शन अगर हमने थ्रो करनी है तो इनसफिशिएंट बैलेंस की एक्सेप्शन 3++ में तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सेप्शन की अपनी क्लास लिखेंगे, ठीक है। तो इधर ही मैं एक और क्लास बना लेता हूं, यहाँ पे ऊपर मैं बनाता हूं इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन। सही है, एक्सेप्शन इस वजह से उसके साथ लिख रहा हूं ताकि पता लगे हमें कि ये एक्सेप्शन की क्लास है, मतलब और क्लासेस से डिफरेंशिएट किया जा सके इसको, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं एक प्राइवेट मेंबर इसका लेता हूं स्ट्रिंग मैसेज के नाम से, ठीक है। इसमें मैं वो मैसेज स्टोर करूंगा जो कि मैंने दिखाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक के पोर्शन में एग्जैक्टली उसी तरह से इसका मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूं,
इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन के नाम से, ठीक है। और मैं ऐसे करता हूं कि इसे मैं एक मैसेज पास करूंगा जो कि क्या करेगा, ये इसी मैसेज को असाइन कर देगा, ठीक है। मैं बार बार ये चीज इस तरह से लिखता हूं, ये सिंटेक्स मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि ये क्या करेगा। तो ये क्या करेगा कि ये मैसेज, ये फंड जो है तो इसको असाइन कर देगा। ठीक, अच्छा मैं ऐसे करता हूं कि इससे, हाँ, यहाँ पे मैं एक मैसेज लेता हूँ, मैं इसे कन्वेंशनल जो हमारी एक्सेप्शन इससे पहले हमने लिखी थी तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। इधर मैं एक डबल अमाउंट भी ले लेता हूँ, ठीक है, डबल अमाउंट के नाम से भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, इधर मैं इसे एक अमाउंट पास करूंगा, बजाय इसके कि मैं इसे एक मैसेज पास करूं। और वो अमाउंट असाइन हो जाएगी किस चीज को, ए को, ठीक है, वो अमाउंट ए को असाइन हो जाएगी। अब इसके साथ हम करेंगे क्या आगे, वो हम देखते हैं, ठीक है, कि इसके साथ हमने क्या करना है। हम्म, हाँ ठीक है, और इधर से मैं ये मैसेज हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये मुझे अमाउंट बताएगा, बजाय इसके कि पैसों का बताए, ये उसका बताए, कोई मैसेज प्रिंट करे, ये मुझे अमाउंट का बताएगा, ठीक है। और इधर मैं वट का फंक्शन जो है तो अब लिखता हूं, तो वट मुझे क्या रिटर्न करेगा कि डबल अमाउंट रिटर्न करके ये वट का फंक्शन जो है तो मुझे अमाउंट रिटर्न करेगा। अमाउंट कौन सी रिटर्न करेगा, यही ऊपर वाली, ठीक है। तो यहां पे बजाय इसके कि मैंने मैसेज मैसेज को मैंने मैसेज को प्रिंट किया हो, मैंने सिंपली क्या किया है कि अमाउंट को प्रिंट किया और अमाउंट की वैल्यू असाइन की है, और इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन का वो किया हुआ है, ठीक है। असल में मैं इसे कहूंगा, ये यहाँ पे अमाउंट में क्या चीज आएगी, अमाउंट में वो चीज आएगी कि मतलब लेट से अगर मैं 1500 रुपए निकालना चाह रहा हूँ और मेरे पास 1000 रुपए पड़े हुए हैं, तो ये अमाउंट में मुझे कहेगा कि तुम्हें 500 रुपए और चाहिए, ठीक है, 500 रुपए और चाहिए ये ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इसकी तरफ अब हम आते हैं, ठीक है, इसकी तरफ अभी हम आते हैं कि इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन से यहाँ पे हम क्या चीज जो है तो वो करेंगे। तो अब देखें, इधर हमारे पास विड्रॉल हो रहा है और मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन थ्रो करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा थ्रो, ठीक है, इन, इसे मैं यहां से थोड़ा साइड पे कर लेता हूं, तंग कर रहा है, ठीक है, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, ठीक है। और यहां पे देखें, अब मुझे जो अगर फर्ज करें आपके पास बैलेंस और अमाउंट, अमाउंट की वैल्यू बैलेंस से जो है तो बड़ी हो जाती है, तो मैं इसे भेजता हूं अमाउंट माइनस बैलेंस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास बैलेंस में है लेट से 15,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बैलेंस है, और वो अमाउंट में देता है 20,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये विड्रॉल होने के लिए आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, जो चाहिए वो कितनी है, 5,000 और चाहिए, तब आप जो है तो ये वो कर सकते हैं ना, मतलब अपने अकाउंट में 5,000 रुपए और चाहिए। तो मैंने क्या किया कि असल में ये जो नीडेड है, ठीक है, ये जो नीडेड है ये मैंने प्रिंट करने हैं, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि अमाउंट में से बैलेंस को माइनस करके भेज रहा हूं, ठीक है, अमाउंट में से बैलेंस को माइनस करके भेज रहा हूं। तो यहाँ पे जब अमाउंट में से बैलेंस को माइनस करके भेजूंगा, तो इधर मेरी जो इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर है उसमें क्या आएगा, वो जो नीडेड अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगी, मैं वट के थ्रू इसको फिर प्रिंट कर सकूंगा, ठीक है। तो अब इसको करके देख के जो है तो हम वो करते हैं कि किस तरह से ये चीज होगी। अब हमने जो है तो सिंपली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं अकाउंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो लेट से A1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया,
ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर जो उसका था कंस्ट्रक्टर का, वो अकाउंट नंबर था, तो लेट्स से 123 मैंने अकाउंट नंबर दिया। उसके बाद लेट्स से नाम था तो वो अली दिया, और लेट्स से इसमें इनिशियल अमाउंट मैंने डाल दी 5000 की। ठीक है, 5000 की अमाउंट मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, अब अगर मैं फर्ज करें डिपॉजिट करता हूँ, A1 डॉट डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है, इसके एक मिनट मैं यहाँ पे इधर ज़रा सी आउट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें साथ में पता लगता रहे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि अमाउंट डिपॉजिटेड, ठीक है, और न्यू बैलेंस इज इक्वल टू लेट्स से बैलेंस। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे भी सी आउट अमाउंट withdrawn न्यू बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि इतना बैलेंस रह गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं A1 डॉट डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ, तो लेट्स से मैं इसमें 500 रुपए और डिपॉजिट कर देता हूँ, और इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, विड्रॉल इसमें से करते हैं, अभी पता लग जाएगा हमारे पास कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लें 500 डिपॉजिट किए, 5000 उसमें पहले थे ना, मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो मैंने इनिशियली 5000 डाले थे, ये देख लें। ठीक है, तो इसमें मैंने जब 500 डिपॉजिट किए तो नया बैलेंस क्या हो गया, 5500 हो गया। ठीक है, अब जब हम विड्रॉल करेंगे, ठीक है, तो विड्रॉल में हमने ख्याल करना है, क्योंकि विड्रॉल में आपके पास अमाउंट जो है, तो अगर वो बैलेंस से ज्यादा आती है तो उससे एक्सेप्शन आ सकती है, तो हमने क्या करना है कि उसको ट्राई के ब्लॉक में रखना है। ठीक है, हमने विड्रॉल को ट्राई के ब्लॉक में रखना है। तो A1 डॉट विड्रॉल अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो लेट से अगर इसमें से मैं 3000 का विड्रॉल करता हूं, हमारे पास यहां तक अमाउंट थी 5500, तो 3000 का अगर विड्रॉल करता हूं एक दफा, ठीक है, तो वो तो प्रॉपरली हो सकेगा। ठीक है, 3000 का विड्रॉल तो प्रॉपरली हो सकेगा, क्योंकि आपके पास उस केस में आपके पास 2500 रुपए बच जाएंगे। ठीक है, मगर मैं दोबारा अगर 3000 का विड्रॉल करता हूं, ठीक है, तो दूसरी दफा अगर करूंगा, ठीक है, तो यहां तक देखें, ये 3000 जब मैं निकालूंगा तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रह जाएगी 2500। अब 2500 से फिर मैं 3000 नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास बैलेंस कम है। तो यहाँ पे अब मुझे इसे ट्राई के ब्लॉक में इसी वजह से मैंने डाला है। इसके लिए अब मैं कैच की स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, तो कैच की स्टेटमेंट लिखी, उधर से एक्सेप्शन किस टाइप की थ्रो हुई है, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन की, तो ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब इसका जो ऑब्जेक्ट वहां से थ्रो होगा तो वो इधर कैच होगा, इधर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से मैंने EX बोल दिया। ठीक है, और कैच के ब्लॉक में मैं आप देखें क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करना है असल में कि मसला क्या है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं कि अमाउंट नीडेड टू कंप्लीट विड्रॉल, हमारे पास क्या है, कितनी अमाउंट नीडेड है, EX डॉट वट, वट का फंक्शन मुझे बताएगा कि कितनी अमाउंट नीडेड है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन को कॉल करते हुए मैंने अमाउंट माइनस बैलेंस, जो नीडेड अमाउंट थी वो भेजी थी उसे। ठीक है, वो नीडेड अमाउंट मैंने क्लास को भेजी थी, अपनी एक्सेप्शन की क्लास को। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ने वो अमाउंट के वेरिएबल में रख दी थी, और व्हाट का फंक्शन वही अमाउंट का वेरिएबल मुझे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट नीडेड टू कंप्लीट द विड्रॉल, ये आपको बता देगा कि इतनी अमाउंट आपको और चाहिए अपने अकाउंट में। ठीक है, तो हाँ, ये मैं इधर लिख देता हूं, एडिशनल अमाउंट नीडेड टू कंप्लीट द विड्रॉल। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे कि पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये वाला विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा कुछ अभी हमें नजर आ जाएगा, तो पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसे मैंने रन किया, तो ये देख लें, इनिशियल हमारे पास बैलेंस था 5000। ठीक है, ये देख लें, जब अकाउंट बना था तो 5000 का बैलेंस उस टाइम पे था। मैंने एक डिपॉजिट किया 500 का। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे आ गया 500 डिपॉजिटेड।
अब पहली दफा जब मैंने उससे 3,000 निकाले तो 3,000 निकल गए, नया बैलेंस क्या हो गया 2,500। अब दोबारा जब 3,000 निकालने की कोशिश की है तो वो क्या कह रहा है कि एडिशनल अमाउंट नीडेड टू कंप्लीट विड्रॉल, 500 रुपए आपको अपने अकाउंट में और चाहिए। वो आप ये 500 इसके साथ ऐड कर लें तो 3,000 फिर ये हो जाएंगे, ये निकाल सकेंगे फिर आप। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे ये जनरेट हो रही है, ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैंने छोड़ दी थी उस टाइम, ये जो आपको नजर आ रही थी इधर, ये जो थ्रो डिवीजन बाय जीरो, तो ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये फंक्शन, ये स्पेसिफाई करने के लिए है कि ये फंक्शन ये वाली एक्सेप्शन थ्रो करता है। देखें इसके अंदर से हम ये थ्रो कर रहे हैं ना डिवीजन बाय जीरो। इसी तरह अगर मैं अपने प्रोग्राम में करूंगा ना, तो जो फंक्शन इसको कॉल कर रहा है जहां से एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, तो इसके साथ में ऊपर यहाँ पे लिखूंगा थ्रो डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे एरर इस वजह से दे रहा है, ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट लगती है, सॉरी। ठीक है, ये खैर एरर है मगर ये कंपाइल हो जाता है आपके पास। ये जो पुराने C++ के वर्जन्स थे तो उसमें इस तरह से यूज होता था। नए जो वर्जन्स आए हैं 11 और उसके बाद, तो उसमें जो है तो इस चीज को मतलब वो नहीं किया जाता, प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, तो आप चाहे ये लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अगर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर असल में ये स्पेसिफाई करने के लिए आप लिखते हैं कि इससे ये एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। ठीक है, तो वो फिर फंक्शन की प्रोटोटाइप देख के ही आपको पता लग जाता है, मतलब उसका ऊपर का पोर्शन ही देख के आपको पता लग जाता है कि इस फंक्शन के अंदर से ये एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। ठीक है, तो उससे फायदा ये होता है कि जब आप फिर उसके लिए ट्राई कैच के ब्लॉक लिखते हैं तो आपको पता होता है कि किस तरह की एक्सेप्शन मैंने हैंडल करनी है। ठीक है, तो अब जरा आते हैं टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक एक्सेप्शन अगर होती है तो प्रोग्रामर के पास 3 चॉइसेस होती हैं। टर्मिनेट द प्रोग्राम, के प्रोग्राम को टर्मिनेट करने दिया जाए। ठीक है, in some cases when an exception occurs it is best to let the program terminate, e.g. a program that reads input from a file if the file does not exist। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में आपको अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कर लेना चाहिए। अब जिस केसेस में फॉर एग्जांपल आप एक फाइल को रीड करना चाह रहे हैं और फाइल जो आप रीड करना चाह रहे हैं वो उधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उधर से भी एक्सेप्शन जनरेट होती है। ठीक है, तो उस तरह के केसेस में अब अगर फाइल नहीं है तो प्रोग्राम आगे तो चल नहीं सकता, क्योंकि आप आगे उस फाइल में कुछ ऐड कर रहे होंगे या कुछ रीड कर रहे होंगे, तो अच्छी बात यह है कि उधर आप उस प्रोग्राम को टर्मिनेट होने लेने दें। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट होने देते हैं कि वो बंद हो जाए, तो खैर है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्राम आगे अगर प्रोसीड करेगा भी तो वो उस फाइल पे डिपेंडेंट है, तो अगर वो फाइल है ही नहीं तो उस प्रोग्राम के चलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से फिक्स द एरर एंड कंटिन्यू। अब जैसे डिवीजन बाय जीरो की हमने एग्जांपल देखी, तो उस केस में हम उस एरर को फिक्स कर सकते हैं, मतलब दोबारा यूजर से इनपुट मांग सकते हैं, उसे एरर दिखा के आप डिवीजन बाय जीरो कर रहे हैं ये ना करें, दोबारा इनपुट दे दें। ठीक है, तो दोबारा उसे प्रॉम्प्ट करके हम इस एरर को फिक्स कर सकते हैं उसे बता के। ठीक है, तो डिवीजन बाय जीरो में जो है तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह जो सबस्ट्रिंग का प्रोग्राम हमने देखा था जिसमें वो सबस्ट्रिंग की वैल्यू जो है तो मतलब स्ट्रिंग से बाहर दे रहा था, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि आप पोजीशन जो है तो गलत दे रहे हैं, आप पोजीशन दोबारा दे दें और इस रेंज में दें। ठीक है, तो उस केस में भी जो है तो आप एरर को फिक्स करके वो कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो अभी हमने बैंक अकाउंट की एग्जांपल देखी जिसमें हम विड्रॉल की एग्जांपल देख रहे थे, तो वो विड्रॉल की अमाउंट अगर एक दफा गलत देता है तो आप उसे बता सकते हैं कि आप अमाउंट गलत दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं अपने बैलेंस से, आपका बैलेंस इतना है, ठीक है, तो आप इससे ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकते, तो वो दोबारा अमाउंट दे सकता है। तो उस केस में आप प्रोग्राम को फिर एंड नहीं करते हो। ठीक है, आप उसकी एरर को जो है तो फिक्स करके कंटिन्यू करते हो। ठीक है, तो कैच के ब्लॉक में उसे ठीक करके आप फिर आगे दोबारा प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लॉग द एरर एंड कंटिन्यू। बाद औकात ऐसे होता है कि एरर को आप फिक्स नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हैं कि जो एरर होता है तो उसकी डिटेल को किसी फाइल में राइट करके वो रख लेते हैं और बाद में फिर आप उस फाइल के अंदर जो आउटपुट आया होता है तो उसको देख सकते हैं। अब जैसे इधर हमने वट के फंक्शन के थ्रू प्रिंट किया खुद, और हमने देखा कि जो बिल्ट इन क्लासेस थी उसमें भी जो है तो वट के अंदर प्रिंट होता है कि एरर क्या था, तो वही एरर का जो आउटपुट है तो वो आप क्या कर सकते हैं कि किसी फाइल में जाके उसको राइट कर सकते हैं, और मतलब रेगुलरली जो जो एरर आते जाते हैं तो उसको फाइल में जाके राइट कर सकते हैं और आप उस कंटिन्यू कर सकते हैं और बाद में उस फाइल को खोल के देख सकते हैं कि हमारे पास एरर क्या क्या आए थे। ठीक है, किस तरह के एरर जनरेट हुए थे, तो उसको देख के जो है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास मसला आया था। तो 3 ऑप्शन हैं, टर्मिनेट करेंगे, एरर को फिक्स करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, या तो अगर फिक्स नहीं किया जा सकता तो आप लॉक करके उसे
कंटिन्यू करेंगे। मतलब लॉग का मतलब ये है कि आप लॉग मेंटेन करेंगे एक फाइल में, उसका आउटपुट जो है तो राइट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी थी एक्सेप्शन